नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए महिला पहलवान को लेकर ब्रजभूषण के घर पहुंची पुलिस। जी हाँ दोस्तों, यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुसीबतें और बढ़ सकती है। दिल्ली पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए एक महिला पहलवान को लेकर उनके घर पहुंची है। इससे पहले ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने दिल्ली पुलिस के सामने गवाही दी है। आज तक से बातचीत में उन्होंने बताया कि एक महिला पहलवान ने खुद को ब्रजभूषण से छुड़ाया था, वह ब्रजभूषण को धक्का देकर दूर हो गई थी। जगबीर सिंह 2007 से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी हैं। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि ब्रजभूषण महिला पहलवानों के बगल में खड़े थे, इससे महिला पहलवान असहज महसूस कर रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि मैंने ब्रजभूषण को एक महिला पहलवान के बगल में खड़ा देखा था। पहलवान ने ब्रजभूषण से खुद को छुड़ाया था, उसने ब्रजभूषण को धक्का दिया, फिर कुछ कहते हुए दूर चली गई। वहीं दोस्तों, जगबीर सिंह ने बताया कि महिला पहलवान ब्रजभूषण के बगल में खड़ी थी, लेकिन इसके बाद सामने आ गई। मैंने देखा कि वह महिला पहलवान कैसी प्रतिक्रिया दे रही थी और वह असहज थी। जगबीर ने कहा कि मैं फुकेत में भी था, मैं लखनऊ में भी था और मैंने देखा कि ब्रजभूषण ने महिला पहलवानों को परेशान किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी पर जयशंकर के बयान का जयराम ने दिया जवाब। बोले, देश की राजनीति विदेशों में चर्चा उसने शुरू की जिसने आपको मंत्री बनाया। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि विदेशी दौरों पर भारत के खिलाफ बोलना राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति को देश के बाहर ले जाना देश के हित में नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जयशंकर के इस बयान का जवाब दिया। जयराम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि जिस शख्स ने राष्ट्रीय राजनीति को देश के बाहर ले जाने की प्रथा शुरू की, वह कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति है जिसने आपको मंत्री पद दिया है। आप इसे जानते हैं, लेकिन आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते। वहीं दोस्तों, सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों का मजाक उड़ाया। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के एक और महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी जयशंकर पर हमला बोला। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों का मजाक उड़ाया है और देश के 70 साल से अधिक पुराने इतिहास पर प्रकाश भी डाला। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पहलवानों को दिल्ली पुलिस की क्लीन चिट। अदालत में कहा, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने नहीं दी हेट स्पीच। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि पहलवानों के खिलाफ हेट स्पीच का कोई मामला नहीं बनता है, जैसा कि उनके पास दायर एक शिकायत में कहा गया है। पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में स्टेट से रिपोर्ट दाखिल की और कोर्ट ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पहलवानों ने किसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, ऐसे सबूत नहीं है। पुलिस ने शिकायतकर्ता बम महाराज द्वारा प्रस्तुत वीडियो क्लिप का हवाला देते हुए अपनी स्टेट्स रिपोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित नारा कुछ सिख प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाया गया था। पटियाला हाउस कोर्ट में दायर अपनी स्टेट्स रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ता ने एक पेन ड्राइव भी मुहैया करवाया है, जिसमें इस खबर और प्रोटेस्ट का वीडियो क्लिप है, जिसमें कुछ अज्ञात सिख प्रदर्शनकारियों को पीएम मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। शिकायत की ओर से उपलब्ध कराई गई सामग्री और वीडियो क्लिप के अवलोकन से पता चलता है कि पहलवानों द्वारा अभद्र भाषा के प्रयोग का कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अखंड भारत के विरोध में ग्रेटर नेपाल का नक्शा। काठमांडू के मेयर ने लगाया मैप। हिमाचल बंगाल के कुछ हिस्सों को नेपाल का क्षेत्र बताया। जी हां दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने ग्रेटर नेपाल का एक मैप जारी किया है। मैप में हिमाचल के पश्चिमी कांकड़ा से लेकर पश्चिम बंगाल में पूर्वी तिस्ता के क्षेत्र को ग्रेटर नेपाल का हिस्सा बताया गया है। मेयर शाह ने भारत की नई संसद में लगे अखंड भारत के नक्शे के विरोध में ऐसा किया। नेपाल सरकार ने अभी इस पर कोई बयान नहीं दिया है। नेपाल की संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने गुरुवार को कहा कि ग्रेटर नेपाल के नक्शे को ऑफिशियली पब्लिश करना चाहिए। अगर भारत ने कल्चरल मैप पब्लिश किया है तो हमारे पास भी हक है कि हम ग्रेटर नेपाल का कल्चरल मैप पब्लिश करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ट्रंप पर 2 महीने में दूसरा क्रिमिनल केस। खुफिया डॉक्यूमेंट्स घर ले जाने के मामले में 7 आरोप लगे। 13 जून को कोर्ट में होगी पेशी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक और क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। 2021 में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स घर ले जाने के मामले में उन पर केस दायर किया गया है। उन पर 7 आरोप तय हुए हैं। ट्रंप को 13 जून को दोपहर 3 बजे मियामी के फेडरल हाउस कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले
अप्रैल में उन पर पोर्न स्टार और को पैसे देकर चुप कराने के मामले में क्रिमिनल केस दर्ज हुआ था। इस केस में 4 अप्रैल को कोर्ट ने उन पर 34 आरोप तय किए थे। ट्रंप पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर फेडरल चार्ज लगाए गए हैं। हालांकि फेडरल कोर्ट ने अभी ये नहीं बताया है कि ट्रंप पर कौन से आरोप तय किए गए हैं। ट्रंप ने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, झारखंड के धनबाद में अवैध खनन के दौरान धसी कोयला खदान, 3 की मौत, कई जख्मी। जी हाँ दोस्तों, धनबाद के जरिया कोयलांचल में BCL यानी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की एक कोयला खदान के धस जाने से चोरी छिपे कोयला निकाल रहे करीब 1.5 दर्जन लोग दब गए। इनमें से 3 लोगों की मौत की सूचना है जबकि 14-15 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा भोरा नामक जगह पर स्थित खदान में सुबह हुआ। इस खदान में देवब्रा नामक आउटसोर्सिंग कंपनी खनन करवाती है। दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ हर रोज बड़ी संख्या में लोग अवैध खनन करके कोयला निकालते हैं। शुक्रवार की सुबह खदान की चाल यानी कि छत अचानक चाल धस गई तो चीख पुकार मच गई। इनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति की बाद में मौत की खबर है। कोयले के मलबे के नीचे से 8-10 लोग स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाले गए। इनमें से कुछ घायलों का इलाज स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है। उधर दोस्तों हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर BCCL भोरा एरिया ऑफिस के सामने दोनों शवों को रखकर गेट जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब CM सिद्धू की लड़ाई में नवजोत कौर की एंट्री। मुख्यमंत्री को कहा जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसे बड़े भाई ने गिफ्ट में दिया। जी हां दोस्तों, पंजाब CM मुख्यमंत्री भगवंत मान और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में शादियों को लेकर शुरू हुए ट्वीट वार में अब डॉक्टर नवजोत कौर ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने CM मान को मिली मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तंज कसा। डॉक्टर नवजोत कौर के अनुसार यह कुर्सी CM मान को नवजोत सिंह सिद्धू के कारण मिली है। इस ट्वीट में डॉक्टर नवजोत ने विधानसभा चुनाव 2022 से पहले नवजोत सिंह सिद्धू की दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकातों का जिक्र भी किया है। यह वही दौर था जब नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की बातें होने लगी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हॉटस्टार फ्री में दिखाएगा ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप। ऐप यूजर्स एशिया कप भी मुफ्त में देख सकेंगे, कंपनी जियो सिनेमा की राह पर। जी हाँ दोस्तों, OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने शुक्रवार को अनाउंसमेंट किया है कि यूजर ऐप पर एशिया कप 2023 और ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सभी मैच फ्री में देख सकेंगे। हॉटस्टार अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए मुकेश अंबानी के जियो सिनेमा का तरीका आजमाने जा रहा है। ऐसा करके डिज्नी प्लस हॉटस्टार जियो सिनेमा की इंडिया में ग्रोथ को चैलेंज करना चाहता है। जियो सिनेमा ने IPL 2023 के सभी मैच फ्री में दिखाए थे जिससे कंपनी को रिकॉर्ड व्यूवरशिप मिली थी। दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी अब एशिया कप और वर्ल्ड कप के सभी मैच फ्री में दिखाकर रिकॉर्ड व्यूअरशिप हासिल करना चाहता है। यूजर्स जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप यूज करते हैं उन्हें एशिया कप और वर्ल्ड कप के सभी मैच देखने के लिए किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप में जल्द मिलेगा HD इमेज शेयरिंग फीचर। स्टैंडर्ड और हाई डेफिनेशन क्वालिटी में इमेज शेयर कर सकेंगे यूजर्स। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप जल्द ही एंड्रॉइड और iOS डिवाइस यूजर्स को HD इमेज शेयरिंग फीचर देने वाला है। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप बीटा वर्जन 2.23.12.13 में एंड्रॉइड और 2.3.11.0.76 बीटा वर्जन में iOS यूजर्स के लिए यह फीचर टेस्ट किया जा रहा है। इस फीचर की मदद से व्हाट्सएप यूजर्स 4096 गुणा 2692 पिक्सल रिजोल्यूशन तक की इमेज शेयर कर सकेंगे। इस फीचर के जरिए कंपनी ऐप यूजर्स के इमेज शेयरिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करना चाहती है। अभी जब यूजर्स व्हाट्सएप के जरिए फोटो शेयर करते हैं तो इमेज की क्वालिटी कम हो जाती है। ऐसे में यह फीचर रोल आउट होने के बाद यूजर्स आसानी से एक दूसरे को हाई क्वालिटी इमेज शेयर कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका की चिंता बढ़ा रहा है चीन। सैन्य ठिकानों के करीब क्यूबा में जासूसी अड्डा बनाने की तैयारी, फिर युद्ध के साए में दुनिया। जी हाँ दोस्तों, चीन अपनी विस्तारवादी सोच के चलते दुनिया के कई देशों के लिए नई समस्या का सबब बनता जा रहा है। इसमें सबसे ताकतवर माना जाने वाला अमेरिका भी हैरान है। चीन ठीक वैसे ही इतिहास दोहराने की राह पर है जैसे सोवियत संघ ने किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन क्यूबा में बेहद शक्तिशाली जासूसी अड्डा बनाने जा रहा है। यह चीनी अड्डा अमेरिका के फ्लोरिडा से मात्र 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दरअसल दोस्तों 1962 में शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ सरकार ने अमेरिका को डराने के लिए उसके पड़ोसी देश क्यूबा में परमाणु हथियार से लैस मिसाइल की तैनाती कर
दुनिया को एटमी जंग के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। अब फिर 61 साल बाद फिर एक बार क्यूबा संकट जैसे आसार पैदा हो रहे हैं। चीन क्यूबा में इलेक्ट्रॉनिक बातचीत को छिपकर सुनने का केंद्र बनाना चाहता है। माना जा रहा है कि इसकी मदद से चीन दक्षिणी पूर्वी अमेरिका की जासूसी कर सकेगा, जो अमेरिका के कई सैन्य अड्डों का केंद्र है। चीन इन अड्डों की मदद से अमेरिकी जहाजों की हर मूवमेंट पर आसानी से नजर रखने की योजना पर काम कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार ने इस चीनी अड्डे की योजना के बारे में खुलासा किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर में लगातार इंटरनेट बैन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट बोला हाई कोर्ट की रेगुलर बेंच के पास जाएं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मणिपुर में लागू इंटरनेट शटडाउन को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने कहा कि मणिपुर उच्च न्यायालय पहले ही इस मामले की सुनवाई कर रहा है, इसलिए कार्यवाही को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति बोस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा है, कार्यवाही को यहां दोहराए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील शादन फरासत को मणिपुर उच्च न्यायालय की नियमित पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करने के लिए कहा है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में रही गिरावट, सेंसेक्स 294 अंक गिरकर 62,848 पर बंद। एनटीपीसी का शेयर 3.10% चढ़ा। जी हां दोस्तों, गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 294 अंक गिरकर 62,878 के 48 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 91 अंकों की गिरावट रही है, 18,634 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट और 6 में तेजी देखने को मिली है। एनटीपीसी का शेयर 3.10% चढ़ा है। वहीं दोस्तों बैंकिंग, आईटी, ऑटो, फार्मा, एमएफसीजी, मीडिया, रियल एस्टेट, इंफ्रा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। केवल एनर्जी और मेटल सेक्टर के शेयरों में तेजी रही। वहीं दोस्तों आज रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे कमजोर होकर 82.57 रुपए पर बंद हुआ। निफ्टी 50 के आज टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की बात करें तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील और ओएनजीसी रहे, जबकि टॉप लूजर में ग्रासिम, कोटक बैंक और सन फार्मा रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जान लीजिए आज के सोने चांदी के दाम। दोस्तों मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने के रेट में तेजी देखी गई है। आज एमसीएक्स पर सोना 59,934 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे के करीब एमसीएक्स पर सोना मामूली गिरावट के साथ 59,882 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी आज एमसीएक्स पर 73,860 रुपये प्रति किलो के स्तर पर खुली, जबकि दोपहर 2:30 बजे के आसपास चांदी की कीमत 317 रुपये यानी कि 0.43% घटकर 73,987 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बैंकों को मिली रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की अनुमति। फायदे बता रहे हैं बैंकिंग एक्सपर्ट्स भी। जी हां दोस्तों, देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने अपनी तिमाही मौद्रिक नीति की घोषणा की और प्राइम लैंडिंग रेट में कोई बदलाव नहीं किया। इसी के साथ आरबीआई ने ई रुपया वाउचर के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि अब गैर बैंकिंग कंपनियों को भी इस तरह के समाधान यानी कि ई वाउचर रुपया जारी करने की अनुमति दी जाएगी। आरबीआई ने बैंकों को रुपी प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की अनुमति भी दे दी है। रुपी प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड का फायदा उन लोगों को होगा जो विदेश यात्रा पर जाते हैं। इस बारे में घोषणा करते हुए आरबीआई को गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रुपे डेबिट कार्ड और रुपे क्रेडिट कार्ड का विदेश में काफी इस्तेमाल होने लगा है। यह फैसला रुपी कार्ड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलन को बढ़ाने के लिए लिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, निर्मला सीतारमण ने घर से की बेटी की शादी। किसी भी नेता वीआईपी को नहीं बुलाया, सिर्फ करीबी शामिल। दामाद पीएमओ में काम करते हैं। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को सादगी से अपनी बेटी परकला वांगमई की शादी कर दी। विवाह की रस्में उनके बेंगलुरु स्थित घर पर हुई। शादी समारोह में सिर्फ परिवार के लोग और खास दोस्त ही शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी में किसी नेता या वीआईपी गेस्ट को न्योता नहीं दिया गया था। सीतारमण के दामाद प्रतीक दोषी गुजरात के रहने वाले हैं और पीएमओ में ओएसडी हैं। सीतारमण की बेटी परकला और प्रतीक की शादी ब्राह्मण परंपरा से हुई। उडुपी अदामारू मठ के संतों ने दोनों को आशीर्वाद दिया और शादी की रस्में पूरी कराई। परकला ने शादी में पिंक साड़ी पहनी, वहीं प्रतीक ने सफेद पंचा और शॉल पहनी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
नरेंद्र दाभोलकर जैसा हश्र होगा, शरद पवार को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा के अध्यक्ष शरद पवार को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पार्टी ने शुक्रवार को यह दावा किया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए मुंबई पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर रही है। पवार की बेटी तथा लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले के नेतृत्व में राकपा कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई पुलिस के प्रमुख विवेक फडलसालकर से मुलाकात कर कार्यवाही की मांग की है। शरद पवार को मिली धमकी को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि वरिष्ठ नेता शरद पवार को ट्वीट पर मिली धमकी को सरकार ने गंभीरता से लिया है और मैंने व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात की है। इस मामले में गंभीरता से जांच के निर्देश दिए गए हैं। शरद पवार एक वरिष्ठ नेता हैं और हम उन सभी का सम्मान करते हैं। उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर पुलिस को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बदलने वाला है इलेक्ट्रिक कार मार्केट का गेम। महिंद्रा कर रही है तैयारी, टाटा से छीनेगा ताज। जी हां दोस्तों, इस साल की शुरुआत में महिंद्रा ने भारत में XUV 400 इलेक्ट्रिक SUV पेश की थी। घरेलू SUV निर्माता वर्तमान में कई जीरो एमिशन प्रोडक्ट्स पर काम कर रहा है और इनमें से ज़्यादातर को पिछले साल कंपनी ने कॉन्सेप्ट वर्जन में पेश किया था। SUV E और BE रेंज के तहत ESUV की आगामी लाइनअप को एक डेडिकेटेड स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। दोस्तों, ब्रांड ने अगस्त 2022 में सभी इलेक्ट्रिक SUV के टेंटेटिव लॉन्च टाइमलाइन की भी पुष्टि कर दी थी। महिंद्रा SUV.E8 सबसे पहले दिसंबर 2024 में लॉन्च होगी और यह INGLO आर्किटेक्चर पर आधारित होगी। इसके बाद अप्रैल 2025 में महिंद्रा XUV.E9 और अक्टूबर 2025 में BE.05 आएगी। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिलहाल भारतीय निर्माता कंपनियों में टाटा इलेक्ट्रिक SUV काफ़ी बना रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मानसून शनिवार तक कर्नाटक तमिलनाडु में देगा दस्तक। 15 जून तक MP छत्तीसगढ़ पहुंचने के आसार। चक्रवात बिजर जोए 36 घंटों में और तेज होगा। जी हां दोस्तों, केरल के बाद मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह शनिवार तक कर्नाटक और तमिलनाडु पहुंच जाएगा। दूसरी ओर साउथ तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मानसूनी बारिश शुरू हो गई है। मानसून अगले 2 दिन में पूरे तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को कवर कर लेगा। दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार मानसून 10 जून तक दक्षिण से बढ़ते हुए महाराष्ट्र पहुंचेगा, फिर पूर्वोत्तर के राज्यों को कवर कर पश्चिम बंगाल से बिहार की तरफ बढ़ेगा। 15 जून तक मानसून की वजह से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूरे बिहार में बारिश शुरू हो जाएगी। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर देश के पूर्वी हिस्सों में अगले 3-4 दिन तक गर्मी बढ़ेगी। बिहार, झारखंड, सिक्किम, बंगाल, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत यानी कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगले 5 दिन तक तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज़्यादा रहने की आशंका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाइक टैक्सी बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। अगली सुनवाई 12 जून को। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में राजधानी में बाइक टैक्सी पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया था। कैब एग्रीगेटर्स ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में अंतिम नीति आने तक एग्रीगेटर्स को सेवाएं जारी रखने का फैसला किया था। दिल्ली सरकार ने 26 मई को हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से पेश एडवोकेट मनीष वशिष्ठ ने कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला उचित नहीं है, यह एग्रीगेटर्स की रिट याचिका स्वीकार करने जैसा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, बढ़ सकती है बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अगर आप भी बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार कर रहे हैं तो आपके खाते में मोटी राशि आने वाली है। दरअसल दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से DA बढ़ोतरी को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA में साल में 2 बार होता है, एक जनवरी से और दूसरी जुलाई से। जनवरी 2023 से लागू हुए DA इजाफे का ऐलान मार्च 2023 में हुआ था। सरकार ने DA में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिससे DA बढ़कर 42% हो गया। अब सरकार चालू वित्त वर्ष में पहली बार जुलाई में DA में बढ़ोतरी करेगी। AICPI के अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक कर्मचारियों के वेतन में 3 से 4% की बढ़ोतरी इससे हो सकती है। हालांकि यह मई और जून के आंकड़ों पर भी निर्भर करेगा। मई और जून के AICPI के आंकड़े अच्छे रहे तो 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत DR बढ़ सकता है।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला कौन सी टीम ने जीता था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं WTC का फाइनल मुकाबला कौन सी क्रिकेट टीम ने जीता था पहले WTC फाइनल को, तो जल्दी से आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।